या इलांगेशन इन सर्टेन पार्ट्स होती है, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट कहते हैं। एक बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो चीफली जो मूवमेंट होती है कि बेंडिंग टाइप की होती है, ट्विस्टिंग टाइप की होती है। इलांगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स आर ऑर्गन्स का मतलब होता है, इलांगेशन का मतलब होता है कि यानी उस पार्ट या ऑर्गन के अंदर जैसे ग्रोथ होना, इलांगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट प्लांट पार्ट्स, उसका मतलब है उनके अंदर जो ग्रोथ होना। ये इस तरह से जो मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होती है। जैसे एज अ होल ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, वो होती है लोकोमोशन। पर उनकी पार्ट्स के अंदर, प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर बेंडिंग टाइप की, ट्विस्टिंग टाइप की, या इलांगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स और ऑर्गन हो, जिसका मतलब होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से भी जैसे मूवमेंट्स प्लांट्स में ऑब्जर्व हो रही होती है, बेंडिंग ट्विस्टिंग इस तरह की होती है। हमेशा आप ध्यान में रखें, जैसे हम नोट करते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। और आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म जैसे किसी भी स्टिमुलाई को जैसे रिस्पांस देने की उसमें सलाहियत होती है। तो जब भी प्रोटोप्लाज्म इरिटेट होता है या उसको कोई स्टिमुलस मिलता है, तो उसके बदले में एक मूवमेंट जैसी लाइक उसका रिस्पांस होता है। तो हम कहेंगे कि ये प्लांट की मूवमेंट्स होती हैं, स्टिमुलस पे डिपेंड करते हैं। एक कैसे, जो इंटरनली विदाउट एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस, एक्सटर्नल की मीनिंग होती है जैसे सनलाइट है या वाटर है, ग्रेविटी है, केमिकल्स है, इनकी वजह से नहीं, इंटरनली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस ऐसी मूवमेंट, उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट या ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर और स्टिमुलस के बगैर हो, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऐसी मूवमेंट्स को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी विदाउट एनी इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जरूरी नहीं है कि जैसे उसमें प्रोटोप्लाज्म को जैसे कोई इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी हो फिर मूवमेंट हो, इस तरह से कोई भी ऐसा रीजन नहीं होगा। जैसे इंटरनल स्टिमुलस होते हैं, इंटरनल कौन से होंगे हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसके फर्दर जो टाइप्स है उसमें एक टाइप है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट होती है टर्गर मूवमेंट। तो स्पॉन्टेनियस या ऑटोनॉमिक मूवमेंट की दो कैटेगरीज होंगी, एक ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट होगी, भले हमें पखा वही हला यार, तो मुस्लिम हमें हलाए ना, वहाँ वहाँ की तकलीफ है साईं जन खे हलाए ही हिकिड़ो कमु करे, साईं जन खे हलाए तो सही, असांजो थोरो वरी ख्याल करियो महिरबानी, हलायो यार, असांजो ख़ैर। तो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होते हैं मूवमेंट्स, हम उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और ऑटोनॉमिक मूवमेंट। बल्ब यार कहिड़ो बंदि कयो यार, वहाँ पाण जेठानंद, यासिन साहब ऐं जेठानंद कहिड़ा खोलिया आहिनि, कहिड़ा बंदि कया आहिनि? बल्ब कहिड़ा खोलिया, छो त अॻियां उहा खां अलावा माण्हू जाम आहिनि, उन लाइ मसइलो मिलियो। जेठानंद या सत्संग करे यार, तव्हांजी सभु किथे मिली डिस्टर्बेंस जाम थी थिए। साईं पढ़ाई पियो यार, ये बल्ब की ऑन एंड ऑफ थिया न, वहाँ स्टूडेंट खां पुछो स्क्रीन वगैरह सही नज़र अचे, लेकिन सही नज़र न अचे न मैसेज। थैंक यू। अच्छा, ऐसी मूवमेंट्स जो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है तो हम उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। इसकी फर्दर कितनी कैटेगरीज है? दो, ग्रोथ एंड कर्वेचर, और नंबर 2 इज द टर्गर मूवमेंट। इसी तरह से दूसरी एक ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं, और एक्सटर्नल स्टिमुलस से उसके अंदर जैसे सनलाइट भी आ जाती है, ग्रेविटी भी है, वाटर भी है, केमिकल्स है, सर्टेन स्टिमुलस
जो एक्सटर्नल है, तो इन मूवमेंट्स को हम कहेंगे पैराटोनिक मूवमेंट्स कहेंगे। आल्सो दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड मूवमेंट। पैराटोनिक आर इंड्यूस्ड मूवमेंट के अंदर हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं। स्टिमुलस जो होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, जिनकी वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। एक्सटर्नल स्टिमुलस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं। केमिकल्स हैं, तो सबसे पहली हम कैटेगरी पे आते हैं स्पॉन्टेनियस या ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जिसकी फर्दर आपको पता है दो टाइप्स हैं, एक ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट है जिसे हम कहेंगे टर्गर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अगेन दो और किस्म है, जैसे एक न्यूटेशन और नास्टिक मूवमेंट है। तो ओवरऑल जैसे हम कहेंगे, जैसे आपके पास यकीनन इसकी पॉइंट्स होंगी, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, एक ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट है और दूसरी है टर्गर मूवमेंट। पर ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर न्यूटेशन और नास्टिक मूवमेंट्स आ जाती हैं। बाय द वे, अगर आप टेक्स्ट बुक की आप रीडिंग देखेंगे या डेफिनेशन देखेंगे तो आपको इनमें डिफरेंस बहुत ही नैरो डिफरेंस नजर आएगा। आप कहेंगे डिफरेंस ही नहीं, सब डेफिनेशन एक जैसी है। अनइक्वल रेट ऑफ ग्रोथ, उसकी वजह से मूवमेंट्स जो होती है उससे हम कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर। विकल्प प्लांट के अंदर इक्वल रेट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है, इक्वल अनइक्वल रेट ऑफ ग्रोथ होती है। फिर एक साइड जो बेंड हो जाता है, ट्विस्ट भी हो सकता है या फोल्ड हो सकता है या अनफोल्ड हो सकता है, किस साइड पे जैसे डिपेंड करता है कि ग्रोथ रेट कम है या ज्यादा है। इस पे जो अगर आप ओवरऑल जैसे डेफिनेशन देखेंगे एचटीबी के अंदर, तो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की वेरी क्लियर डेफिनेशन है कि जैसे अनइक्वल ग्रोथ ऑन डिफरेंट साइड ऑफ एन ऑर्गन, अनइक्वल। जैसे अगर हम बात करें कि एक प्लांट के लीफ की, तो अगर एक सरफेस में ज्यादा मूवमेंट है दूसरे में कम है, तो यकीनन एक बेंडिंग टाइप की एक मूवमेंट हो जाती है। तो और वैसे भी आपको पता है कि प्लांट के अंदर कहीं पे जैसे इक्वल रेट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, सर्टेन पार्ट में जैसे ग्रोथ होती है तो सर्टेन में नहीं होती है, इवन साइड में भी। तो उस वजह से जो मूवमेंट्स होती है तो उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। जैसे फर्दर उनकी जो दो टाइप्स हैं, जिनमें एक है न्यूट्रिशन है और दूसरी है नास्टिक मूवमेंट। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के अंदर भी क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह कौन सी न्यूट्रिशन मूवमेंट्स है और कौन सी नास्टिक मूवमेंट्स है। होपफुली आप सीख जाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले न्यूट्रिशन मूवमेंट पे आते हैं। तो इसमें आप जैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप छोटा एग्जाम्पल लें, कॉमन एग्जाम्पल लें, जैसे शहरों के अंदर जो बड़ी प्लाजा वगैरह होती है, तो उसको उसमें आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पौधा वगैरह होता है, टॉप पे एक रस्सी बांध देते हैं तो प्लांट जो है उसका जो है ऊपर चढ़ता जाता है। या गांव देहातों में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में भी आपने देखा होगा, जो उनके हट्स वगैरह बने होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी बलें होती है जिन जो ऊपर उनके जो हट वगैरह पे ऊपर चली जाती है। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स कहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो रोप का या सहारा लेके जैसे ऊपर जा रहे होते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। तो इनकी जो ट्रिप होती है, जिस भी पार्ट के साथ जो टच होता है ना, जैसे रोप है या कोई भी पार्ट, उसके साथ जो टच होता है, पार्ट टच होता है, तो उसमें जैसे, और जो टच नहीं होता है, एक पार्ट ऐसा होता है जो भी सपोर्ट होती है उसको टच होता है। जैसे रोप की हम एग्जांपल ले, रोप के साथ जो जैसे टच हो रहा है पार्ट, उसमें स्लोअर ग्रोथ रेट होगी, और उसका जो अपोजिट साइड होगा उसमें फास्टर ग्रोथ होगी। जो सपोर्ट के साथ जो पार्ट टच होता है उसमें स्लोअर ग्रोथ होगी, जो उसका जो अपोजिट पार्ट होगा उसमें फास्टर ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से बेंडिंग और ट्विस्टिंग होगी एक स्पाइरल मैनर में, एक सर्कुलर मैनर में, जैसे क्लाइंबर अपवर्ड जाता है। तो वेरी हमारे बुक में इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर हम इसको कोशिश करें, द साइड ऑफ द सपोर्टिंग ऑर्गन, यानी जो जिसके साथ सपोर्ट के साथ प्लांट का कोई टच होता है, तो वो पार्ट उसमें स्लोअर रेट ऑफ ग्रोथ होती है। जो सपोर्ट के साथ जैसे जो पार्ट टच होता है उसमें स्लोअर ग्रोथ रेट होती है, उसका जो अपोजिट साइड होगा उसके अंदर जरा फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ होगी। इसी तरह से कर्वेचर बन जाएगी, कर्वेचर बन जाएगी, फिर क्या होगा, कर्व। कर्वेचर की मीनिंग है एक कर्व सी बन जाएगी। यकीनन जिसके सपोर्ट के साथ जैसे वो स्लोअर ग्रोथ रेट है तो फास्टर ग्रोथ रेट होगी, फास्टर होगी तो यकीनन एक कर्व सी बन जाती है। इस वजह से स्पाइरलिंग एंड ट्वाइनिंग टाइप की मूवमेंट होती है किसके अराउंड, अराउंड द सपोर्ट। सपोर्ट यहाँ भी हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, जैसे रोप है, रोप सपोर्ट थी और उसके ऊपर जैसे अब क्वाइलिंग
ट्वाइनिंग टाइप की मूवमेंट होती है। और ये इसका एग्जाम्पल, हर कैटेगरी का आप एग्जाम्पल लोड करेंगे तो इसमें जो एग्जाम्पल है जो जिसमें न्यूट्रिशन होती है वो होते हैं क्लाइंबर प्लांट। क्लाइंबर जनरल कैटेगरी, ऐसे नहीं है कि हम क्लाइंब कर रहे हैं। क्लाइंबर्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो ऊपर जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स कहते हैं। तो क्लाइंबर्स के अंदर हमने नोट किया जो पार्ट प्लांट का पार्ट सपोर्ट के साथ टच, जो भी सपोर्ट होती है उसके साथ जब टच होता है तो कम ग्रोथ रेट होता है, उसका जो अपोजिट साइड होगा उसमें ज्यादा ग्रोथ रेट होगी, और इस वजह से जो ट्वाइनिंग होती है, स्पाइरलिंग होती है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। जो नास्टिक मूवमेंट है उसमें किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। नास्टिक जो मूवमेंट्स होती है उसमें किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। अनइक्वल ग्रोथ रेट है। अगर किसी एक साइड पे फास्टर ग्रोथ रेट हो रही है, दूसरे में कम हो रही है, तो यकीनन ओपनिंग एंड क्लोजिंग या जिसे आप कहें फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ऑफ द लीव्स होती है। जिम्नास्टिक मूवमेंट्स हैं वो भी सेम, डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ टू अपोजिट साइड और सरफेसेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन। पर इन दोनों में फर्क क्या हुआ, उसमें जैसे क्लाइंबर में फर्क ये हुआ कि उसको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब इसमें जैसे इन प्लांट ऑर्गन को फिलहाल कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। प्लस में न्यूट्रिशन जो होती है खास तौर पे अपेक्स और टिप के हवाले से जो उसके अंदर ग्रोथ होती है, और ये जो प्लांट ऑर्गन खास तौर पे जैसे लीव्स होते हैं या कुछ फ्लोरल बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ऑब्जर्व होती है। हमारे बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की कैटेगरी हमें पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर हम ये समझ में आएगी। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर टेक्स्ट में पढ़ा होगा फर्न की लीव्स, फर्न प्लांट है, लाइफ साइकिल भी उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। उसके जो लीव्स होते हैं उससे कहते हैं सर्सिनेटली कंपाउंड लीव्स। सर्सिनेटली कंपाउंड लीव्स, सच लीव्स आर कॉल्ड सर्सिनेटली कंपाउंड लीव्स। जो नीम ट्री जो होता है ना उस तरह के जो है लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं। ऐसे लीव्स को हम कहेंगे सर्सिनेटली कंपाउंड लीव्स, जैसे नीम ट्री के हो इस तरह से होते हैं। जब यंग स्टेज होती है प्लांट की तो ये सारे जो फोल्ड होते हैं, जैसे ये अनफोल्ड हुआ है, देखो ये सारे फोल्ड है, ये फोल्ड होते हैं और उसके बाद जैसे ये अनफोल्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए कितनी मैक्सिमम जैसे फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है लीव्स की, उसके बाद जैसे ये ओपन होंगे। तो एक जैसे ये क्यों है, बिकॉज ऑफ नास्टिक मूवमेंट। और वो भी नास्टिक मूवमेंट कैसे, एक अनइक्वल रेट ऑफ ग्रोथ है। अगर जैसे अपर साइड पे फास्टर ग्रोथ है तो उसे हम कहेंगे इपिनास्टी और इपिनास्टिक मूवमेंट अपर सरफेस, फास्टर ग्रोथ रेट ऑन द अपर सरफेस। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे इपिनास्टी और एपिनास्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द फ्लोर फर्न लीव्स और फ्लोरल बर्ड्स होगी। फ्लोरल बर्ड्स या इस तरह के बर्ड्स, जैसे हमारे बुक के अंदर बर्ड्स का एग्जाम्पल नहीं है, हमारे बुक के अंदर ये है कि ओपनिंग ऑफ फर्न लीव्स इज एन एग्जांपल ऑफ एपिनास्टिक मूवमेंट। ओपनिंग ऑफ द फर्न लीव, जो फर्न लीव जैसे ओपन हुए या अनफोल्ड हुए, ये एग्जांपल है एपिनास्टिक मूवमेंट का। इसी तरह से जब लोअर सरफेस में फास्टर ग्रोथ होती है तो उसे हम कहते हैं हाइपोनास्टिक, और हाइपोनास्टिक की वजह से जैसे फोल्डिंग और क्वाइलिंग ऑफ द फर्न लीव्स होती है, ये हाइपोनास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है। वेरी क्लियर, इफ टू अबव और अपर पार्ट्स में फास्टर ग्रोथ हुई तो एपिनास्टिक। हाइपोनास्टिक, हाइपो लफ्ज की मीनिंग होती है लो और बिलो, अगर लोअर सरफेस पे अगर फास्टर ग्रोथ रेट होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपोनास्टिक कहेंगे। हाइपोनास्टिक की वजह से फोल्डिंग ऑफ द फर्न लीव्स होती है, इपिनास्टिक की वजह से अनफोल्डिंग ऑफ द लीव्स होती है। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल सी पॉइंट है। तो इसमें आपने देखा किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, न्यूट्रिशन के अंदर एक सपोर्ट की जरूरत थी, ठीक है ना। तो ये और भी जैसे आप देख सकते हैं कि फर्न के लीव्स जैसे ये फोल्डेड है, ये फोल्डेड है क्यों है, वाई बिकॉज ऑफ हाइपोनास्टी। और ये जिस तरह से ओपन हो रहे हैं, वाई बिकॉज ऑफ इपिनास्टी। तो इस तरह से फर्न के लीव्स की जो हम एग्जाम्पल लेते हैं इपिनास्टी और हाइपोनास्टी में। मोर ओवर अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे देखिए न्यूट्रिशन जो टाइप की मूवमेंट पढ़ी थी हमने, उसमें एक सपोर्ट की जरूरत थी। जो सपोर्ट के साथ प्लांट का ऑर्गन होता है उसमें स्लोअर रेट होता है, जो अपोजिट साइड होता है उसमें फास्टर ग्रोथ रेट होता है, जिसकी वजह से बेंडिंग और ट्विस्टिंग टाइप की मूवमेंट हुई, इसमें सपोर्ट की जरूरत थी। इसी तरह से अगर आपने देखा कि जो फर्न के लीव्स हैं जो जैसे ओपन हुए उससे हम इपिनास्टी कहते हैं, दैट इज द अनफोल्डिंग ऑफ द लीव्स, बिकॉज इसके अंदर फास्टर और ग्रेटर
जो ग्रोथ रेट है ऑन द अपर साइड है तो उसे हम कहते हैं एपिनास्टी कहते हैं। इसी तरह से सेम हाइपोनास्टी है। हाइपोनास्टी की मीनिंग ये होती है लोअर साइड पे जो ग्रोथ रेट ज्यादा होता है तो जी ये हाइपोनास्टी होती है। अपर साइड पे जैसे ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ तो हम उसे कहते हैं एपिनास्टी और अनफोल्डिंग ऑफ लीव्स होती है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट मूवमेंट पे आते हैं दैट इज द टर्गर मूवमेंट। वेरी सिंपल, जैसे हमने पेरेन्काइमा सेल के हवाले से भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि उसकी वाल्स थिन होती हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो इस वजह से जब भी टर्जिडिटी वाली एक ऐसी कंडीशन जब वाटर इनफ्लो करता है एंड ऑस्मोसिस के जरिए तो यकीनन साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल सारे पानी से भर जाते हैं और उसका जो अल्टीमेटली प्रेशर जो होता है वाल्स पे आता है, अंदर एक टर्गर प्रेशर ग्रेटर पैदा होता है। कंडीशन इज टर्जिडिटी। अंदर जो है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी हैं, थोड़ी सी वाल्स स्ट्रेच हो सकती है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब एक ऐसा प्लांट जिसको आप डेली बेसिस पे पानी देते रहते हैं तो यकीनन उस प्लांट की लीव्स आप देखेंगे इस तरह से स्ट्रेच होते हैं और ये लीव्स या ओवरऑल प्लांट आपको खिला खिलाया नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वाटर अंदर की तरफ मूव कर रहा होता है और ये पूरा वैक्यूल जो होता है वो पानी से भर जाता है, इनलार्ज वैक्यूल हो जाता है। फिर इसका जो प्रेशर जो होता है यकीनन इसका जो वाल्स पे आता है, दिस इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से ये पूरा यंग प्लांट का आप स्टेम भी देख रहे हैं ये इरेक्ट है और उसके जो लीव्स होते हैं वो सब ऐसे लीव्स जो आपको बिल्कुल स्ट्रेच नजर आएंगे। पर आप जैसे अगर किसी भी पौधे को या फसल होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, आपको पता है कि अगर उनको पानी ना मिले 15 दिन 20 दिन या महीना तो फिर आप देखते हैं उन सब क्रॉप्स के फसलों के जो लीव्स मुरझा जाते हैं और इवन जो यंग स्टेम भी होता है वो टर्न या बेंड हो जाता है। तो इसकी जो अपोजिट कंडीशन की जब टर्जिडिटी लूज हो जाएगी तो देखिए ये यही यंग स्टेम था वो अब जो फोल्ड हो गया और लीव्स पत्ते भी जैसे अब फोल्ड हो गए। अब दोनों के अंदर जैसे आप डिफरेंस देखेंगे यकीनन आप समझ जाएंगे कि टर्गर मूवमेंट क्या होती है। जिसके अंदर हाई टर्गर प्रेशर है उसका स्टेम भी डायरेक्ट है और लीव्स भी जैसे एक स्ट्रेचिंग पोजीशन में है, पर जैसे जिसका लो टर्गर प्रेशर है, टर्गर नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि स्टेम भी बेंड हो गया और लीव्स भी जैसे मुरझाए हुए हैं। तो बिकॉज टर्जिडिटी की लूज होने की वजह से तो सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज टर्गर मूवमेंट्स। तो these movements occur due to the periodic variation in the turgidity of the cell। सिंपल सी बात है, टर्जिडिटी किसे कहते हैं? जब वाटर प्लांट सेल के अंदर आता है, वैक्यूल भर जाता है, स्ट्रेच होता है, दिस इज कॉल्ड द टर्जिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सॉरी इसमें जो पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट, पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट्स उसकी दो कैटेगरीज है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, दूसरी नास्टिक मूवमेंट्स है। एक बात क्लियर है कि इनके अंदर जो स्टिमुलस होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। फर्दर उसकी जो दो कैटेगरीज है उसके अंदर एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स, नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। जब भी कोई स्टिमुलस मिले किसी भी लाइक जनरल टर्म है जैसे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, एक जनरल टर्म्स है। स्टिमुलस की तरफ कोई मूवमेंट होती है तो हम उसे कहते हैं ये पॉजिटिव, अवे फ्रॉम स्टिमुलस होती है तो नेगेटिव टर्म इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शनल ऐसी मूवमेंट्स को हम कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है जहाँ पे उसका फूड सोर्स होता है यकीनन वहां जाएंगे और अगर वहां पे हार्मफुल केमिकल्स होंगे तो बैक्टीरिया भाग जाएंगे, मर रहे होते हैं, तो वो क्या होगी यकीनन एक नेगेटिव जो केमिकल्स है, नेगेटिव कीमोटैक्टिक और पॉजिटिव कीमोटैक्टिक। बहरहाल टुवर्ड्स स्टिमुलस आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी है जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जितनी भी टाइप्स होंगी सबके अंदर ट्रॉपिज्म लफ्ज इस्तेमाल होगा, ट्रॉपिज्म 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 ट्रॉपिज्म। और जो पहला पार्ट है वो सब स्टिमुलस है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो लफ्ज की मीनिंग क्या है? लाइट, यानी ऐसी मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट होंगी या अवे फ्रॉम लाइट होंगी। उसके बाद जियोट्रॉपिज्म, जियो अर्थ ग्रेविटी either towards or away from stimulus। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल स्टिमुलस है, थिग्मोट्रॉपिज्म में टच है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है। अब मूवमेंट होगी आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ठीक है ना, तो जितनी भी ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उन जो एक से प्रीफिक्स होते हैं दूसरे सफिक्स होते हैं।
तो इन सबका फिक्स होगा ट्रॉपिज्म 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 ट्रॉपिज्म। और पहला जो प्रीफिक्स है उसके अंदर उसका स्टिमुलस है, उसकी बात हो रही है। कीमोट्रॉपिज्म यानी इसका जो स्टिमुलस होगा केमिकल होगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म इसका स्टिमुलस होगा वाटर होगा। इस तरह से तो हम पहली कैटेगरी पे आते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो रेफर्स टू लाइट। जैसे हम देखते रहते हैं, जैसे अगर किसी भी सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो फिर उसके बाद जो यंग प्लांट बनता है, न्यू प्लांट बनता है, उसकी रूट्स की जो ग्रोथ होती है अवे फ्रॉम सनलाइट होती है जैसे जनरली, और जो शूट की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स सनलाइट होती है। तो हम शूट को कहेंगे कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है और रूट को हम कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। पर इसकी एक्सपेरिमेंट वेंट एक पर्सन था उसने किए थे, ऑक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था फोटोट्रॉपिज्म में, वहीं से आइडेंटिफाई हुआ था। तो हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी मूवमेंट्स जो चाहे भले वो आर्टिफिशियल लाइट ही क्यों ना हो, आर्टिफिशियल लाइट हो या नेचुरल लाइट हो, उसकी तरफ जाए प्लांट का कोई पार्ट या अवे जाए, यकीनन तो ऐसी मूवमेंट्स को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। फोटोट्रॉपिक सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जाएंगी तो उसे हम कहेंगे टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट होगी तो उसे हम कहेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी टुवर्ड्स द सनलाइट, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक की मीनिंग होता है अवे फ्रॉम सनलाइट। जैसे उनका एक्सपेरिमेंट था, एक जैसे एक गिलास की जैसे उन्होंने एक कंपार्टमेंट जैसे बनाया, उसके अंदर एक जैसे यहाँ पे विंडो रखा, विंडो रखा तो यहाँ पे उन्होंने लाइट दी, सोर्स को लाइट दी। इसके अंदर जो प्लांट रखा गया तो देखा गया कि जो प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट या लाइट की तरफ हो रही है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स के लिए उन्होंने टर्म दिया, क्या कौन सा टर्म दिया कि ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स है। कौन सा पार्ट जो है वो लाइट की तरफ जाके ग्रो कर रहा था, शूट कर रहा था, तो इस वजह से हम कहेंगे शूट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, रूट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो इसी तरह से जो एक्सपेरिमेंट जो वेट ने किया था ऑक्सीजन वाले से किया था, उसको भी आप थोड़ा सा नोट करेंगे। बुक के अंदर इतनी ज्यादा इलस्ट्रेशंस वगैरह नहीं है, एक फिगर है जो आपने ध्यान में रखनी है। जब सनलाइट शूट के टिप पे होती है, किसी भी ग्रोइंग शूट के टिप पे होती है, तो उसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन जैसे इक्वल ही होती है, तो उसका ग्रोथ रेट यानी बिल्कुल उसकी ग्रोथ इक्वल डायरेक्शन में होगी। पर जिस तरह से सनलाइट की तरफ जैसे जाहिर है मूवमेंट होती है अर्थ की, जैसे रिवॉल्विंग होती है सन का, और प्लांट का जो रुख भी जैसे लाइट के हवाले से डिफरेंट हो जाता है। फिर जो प्लांट के आर्गन को जब जिस साइड पे सनलाइट लगती है, और एक ऐसा साइड जिसपे सनलाइट रिसीव नहीं होती है, जिस साइड पे सनलाइट लगती है वहां पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे बुक में है 27% ऑक्सीजन है। और इस साइड को कहते हैं इल्यूमिनेटेड साइड। इल्यूमिनेटेड साइड का मतलब होता है जहां पे सनलाइट जिस साइड से आ रही है, लाइट रिसीव हो रही है, वो इल्यूमिनेटेड साइड है। जहां पे सनलाइट नहीं लग रही है तो आप देख रहे हैं अनइल्यूमिनेटेड साइड है, तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन 57% था। ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन है आपको पता है जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। तो आप देखिए 57% ऑक्सीजन ज्यादा किस साइड पे है, जो अनइल्यूमिनेटेड साइड है जहां पे लाइट नहीं रिसीव हो रही है। फिर क्या होगा, इसी अनइल्यूमिनेटेड साइड में ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, तो इसकी जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स सनलाइट होगा, टर्न हो जाएगा। ये साइड है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी तो यानी एक कर्व हुआ, बेंड हुआ, टर्न हुआ किस तरफ, टुवर्ड्स सनलाइट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। और जैसे आप ये देखें किसी भी प्लांट को आप जैसे सनलाइट की आप रुख में रखेंगे तो उसी तरफ जो है उसका शूट जो ग्रोथ फोटोट्रॉपिज्म। ऐसी जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो रेफर्स टू लाइट, होपफुली आपने सीख लिया होगा। उसके बाद जैसे हम आते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो रेफर्स टू अर्थ। एक वेरी सिंपल सा आप एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे प्लांट है जैसे हमने एक उसके पॉट के अंदर रखा हुआ है, और अगर इसी जैसे पॉट को आप टर्न करें, एक साइड में कर देंगे, साइड में कर देंगे का इसका मतलब है इसको आप ऐसे गिरा लें, साइड में ऐसे गिरा लें, तो रूट्स ये हो गई और ये शूट हो गया।
तो रूट का जो रुख होगा, डायरेक्शन होगा, वो टुवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी होगा, और शूट का जो डायरेक्शन ग्रोथ का होगा वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होगा। तो हम कहेंगे रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और शूट को हम कहेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, बिकॉज ये अर्थ की ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में जो पार्ट जाता है, वाई बिकॉज ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, डायरेक्शनल मूवमेंट्स अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाएगा, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि स्टिमुलस ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिक, और टुवर्ड्स जो ग्रेविटी जाता है तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। यही सेम ऐसी इलस्ट्रेशन जैसे ये जो है प्लांट रखा गया था, और उसमें देन जो आप उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रूट्स जो है ना वो टुवर्ड्स सनलाइट और टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही है, रूट्स बेंड टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो हम रूट को कहेंगे ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। और इसी तरह से शूट को देखा अवे फ्रॉम ग्रेविटी है, तो इसे हम कहेंगे ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, शूट्स आर नेगेटिव जियोट्रॉपिक। वेरी सिंपल, एक ही पॉइंट है, इसमें कोई इतनी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बाकी आप एसटीबी को थोड़ा देख लेना। उसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो लफ्ज की मीनिंग की वाटर, अगेन आप पहले इलस्ट्रेशन देखें फिर आप समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। जैसे ये कोई प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, और ये सॉइल में रखा है, इस प्लांट को सैंड में रखा है, पर एक ऐसा उसमें सेक्शन था जिसके अंदर उन्होंने वाटर डाल दिया, थोड़ा सा प्लांट को साइड पे जैसे ग्रो कराया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रूट की जो ग्रोथ हो रही है बजाय जैसे नीचे जाने के, जहां पे सोर्स ऑफ वाटर है उस तरफ ग्रो कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव, रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। इसी तरह से आपको पता है कि जो शूट होता है, जैसे ओवरऑल ये वेरी सिंपल सी बात है कि वाटर सॉइल के अंदर होता है, वाटर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर हमेशा सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और सॉइल में कौन सा प्लांट का पार्ट जाता है, रूट जाता है, तो रूट को हम कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। और जो शूट होता है अवे फ्रॉम वाटर जाता है, तो ये हम कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक होगा। तो वेरी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, एक छोटी छोटी सी पॉइंट्स है। कीमोट्रॉपिज्म पे आते हैं। कीमो रेफर्स टू केमिकल्स। अगर स्टूडेंट्स को याद है कि लाइक काफी सारे फर्स्ट ईयर के अंदर इसमें भी पार्ट जो सेक्शन है, पर हम जैसे पोलन ग्रेन के हवाले से बात करेंगे कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है, जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो आपको पता है उसके अंदर पोलन ट्यूब बनता है। देन जो पोलन ट्यूब बनता है, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ किस तरफ होती है, टुवर्ड्स है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, तो ये उनकी ग्रोथ होती है टुवर्ड्स ओव्यूल होती है। तो ये क्यों, ये जो डायरेक्शन इनका जो है पोलन ट्यूब के जो ग्रो होने का जो डायरेक्शन है पोलन ट्यूब का, वो ओवरी की तरफ है, ओव्यूल की तरफ है। वाई ऐसा क्यों है, बिकॉज आपको एक केमिकल स्टिमुलस की वजह से, केमिकल स्टिमुलस, और वो केमिकल स्टिमुलस है जैसे हमारे एसटीबी बुक में पेज नंबर आई थिंक 99 पे होगा, कैल्शियम का जिक्र है कि इसमें कैल्शियम स्टिमुलस की वजह से ये जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स ओव्यूल ओवर के अंदर, बिकॉज ऑफ पॉसिबली 99 पेज एसटीबी का इंटर क्लास, उसके अंदर आई थिंक नोटेड होगा डबल फर्टिलाइजेशन की हेडिंग के अंदर। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट ईयर के सेक्शन लेके जाएं, फर्स्ट ईयर का प्लांट सेक्शन, तो उसमें आपने देखा होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो आर्किगोनिया होती है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो आर्किगोनिया होती है, आर्किगोनिया के अंदर एग सेल होता है, आर्किगोनियम के अंदर एग सेल मौजूद होता है। और इसी तरह से जो एंथ्रीडियम होता है, आपको पता है, उस एंथ्रीडियम में से जो है स्पर्म्स आते हैं, एंथ्रीडियम में जैसे स्पर्म्स आते हैं एंथ्रीडियम से, तो कैसे पता चले उनको, लाइक जैसे स्पर्म्स को के एग सेल इस तरफ है, तो आर्किगोनियम जो है जैसे ये स्पर्म्स फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स आएंगे टुवर्ड्स आर्किगोनिया और एग सेल तक आएंगे। वाई बिकॉज के अंदर जो है शुगरी सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट ईयर के अंदर ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के अंदर मौजूद है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर के अंदर आप फर्न का लाइफ साइकिल देखेंगे, फर्न्स का, उसके अंदर लिखा हुआ है वेरी क्लियर है कि आर्किगोनिया मैलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्लैजिलेटेड स्पर्म स्विम टुवर्ड्स आर्किगोनिया। तो उसमें क्यों, वाई बिकॉज स्टिमुलस उनका केमिकल है,
तो ऐसी मूवमेंट्स को हम कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। सही है, मेहरबानी, बुझोगे ना? सही हो। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। कीमो के बाद हम आते हैं नेक्स्ट थिग्मोट्रॉपिज्म पे आते हैं। थिग्मो लफ्ज की मीनिंग होती है टच, पर आप हेप्टोनास्टिक मूवमेंट और थिग्मोट्रॉपिज्म को आप कंपेयर करेंगे। आखिरी जो मूवमेंट है जो थिग्मोट्रॉपिज्म, हेप्टोनास्टिक और थिग्मोट्रॉपिज्म को आप कंपेयर करेंगे। थिग्मो लफ्ज की मीनिंग भी टच होती है, हेप्टो लफ्ज की मीनिंग भी टच है, पर दोनों में क्या फर्क है? वेरी छोटा सा। जब प्लांट जाके खुद किसी ऑब्जेक्ट को टच करे, प्लांट खुद जाके किसी ऑब्जेक्ट को टच करे तो उसे हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। कोई ऑब्जेक्ट आके प्लांट को टच करे, दैट इज कॉल्ड हेप्टोनास्टिक। आप हेप्टोनास्टिक के अंदर आखिरी जो कैटेगरी है बिल्कुल बॉटम में आएंगे। दो जैसे लाइंस में ये डिफरेंस भी बताया हुआ है, प्लस में आप जैसे देखेंगे इंसेक्टिवोरस उन प्लांट्स का एग्जांपल है। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट का इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है, जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, खाते हैं। जैसे उनके लेमिनार लीफ ब्लेड ओपन होते हैं, जैसे इंसेक्ट आके यहाँ पे टच होता है तो उनकी जो लेमिना फोल्ड हो जाते हैं। तो इंसेक्ट आके टच हुआ है, देन जो है लेमिना फोल्ड हुआ है, तो ये हेप्टोनास्टिक हुई। प्लांट खुद जाके किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है तो ये थिग्मोट्रॉपिज्म होती है। ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। जैसे अक्सर हम देखते रहते हैं कि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लाइक लीफ के टेंड्रल्स होते हैं या स्टेम के टेंड्रल्स होते हैं, जाके किसी पार्ट जो ऑब्जेक्ट के साथ सपोर्ट लेते हैं और देन उसमें एक टेंड्रल की मीनिंग होती है कि स्प्रिंग लाइक जैसे फोल्ड्स कॉइल्स बन जाते हैं और देन आगे प्लांट ग्रो करता रहता है। खास तौर पे थर्ड डेजर्ट के अंदर आप देखें वाटरमेलन है, उनकी बलें होती है तो वो आगे आगे जा रही होती है। वाई? बिकॉज उनके अंदर ऐसे टेंड्रल्स की जैसे कॉइलिंग होती है, तो उन्हें हम कहते हैं ये थिग्मोट्रॉपिज्म। ग्रोथ मूवमेंट रेगुलेटेड बाय टच इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म। और थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल की कैटेगरी में ट्वाइनिंग प्लांट्स एंड टेंड्रल्स, ट्वाइनिंग एंड टेंड्रल प्लांट्स। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे इनका स्टेम फॉर एग्जांपल वीक है, वीक होने की वजह से ये स्टेम का टेंड्रल इस सपोर्ट के साथ जैसे ये क्वाइल होता जा रहा है, तो इस स्टेम की जो वीक होने की वजह से इनकी ऐसी जो क्वाइल थी उसको इन्होंने सपोर्ट किया। ये क्वाइल जैसे ही टच हुई किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो उसके साथ ये क्वाइलिंग हुई। इसी तरह से अगर हम देखें कि इसी ये जो लीफ के भी आगे ऐसे टेंड्रल्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो फिर यकीनन स्टेम टेंड्रल्स हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब सपोर्ट। किसी भी लाइक ऑब्जेक्ट के साथ वो टच होते हैं, टेंड्रल्स बन जाते हैं और देन जो है सपोर्ट मिल जाती है। अगेन जैसे एक और इलस्ट्रेशन, जैसे लीफ की भी इलस्ट्रेशन है, लीफ टेंड्रल्स। तो लीफ के भी टिप पे ऐसे स्प्रिंग लाइक जो पार्ट जैसे बन जाते हैं ना, इससे कॉइल या जो सपोर्ट जब मिलती है तो उसे हम कहते हैं ये लीफ टेंड्रल्स है, जैसे ये लीफ टेंड्रल है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे स्टेम टेंड्रल, तो ये स्टेम का सेक्शन है, इसकी जो टेंड्रल्स जो है इसको मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टेम टेंड्रल कहते हैं। कई प्लांट से आपने ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे जिनके अंदर इस तरह की मूवमेंट होती है। इसमें क्या है, प्लांट खुद जाके किसी, तो टच इज द फैक्टर, टच इज द स्टिमुलस। इस वजह से जो मूवमेंट्स होगी तो उसे हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। सबके अंदर ट्रॉपिज्म ट्रॉपिज्म ट्रॉपिज्म, जस्ट पहला लफ्ज जो सफिक्स प्रीफिक्स है उसको आप जहन में रखेंगे कि इसका स्टिमुलस क्या है, तो यकीनन आप उसका जो है जवाब भी तलाश कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नास्टिक मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट में फैक्टर एक्सटर्नल है पर ये डायरेक्शनल नहीं है। फैक्टर है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसकी वजह से मूव होती है, पर ये नॉन डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल नहीं होती है। जैसे टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस नहीं, तो ये अक्सर ऐसी मूवमेंट्स होती हैं टर्गर की वजह से होती है। मेन जो इसमें फैक्टर होता है टर्गर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ही मूवमेंट्स होती है। अब जितनी भी नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर जो जो सफिक्स होगा वो उसमें नास्टी लफ्ज इस्तेमाल होगा, नास्टी 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 नास्टी, यानी ये नास्टिक मूवमेंट्स हैं। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट्स हैं, ये सफिक्स है। और प्रीफिक्स फोटो नास्टी, फोटो क्या हुआ, लाइट, इसमें स्टिमुलस है। थर्मोनास्टी, इसका स्टिमुलस टेम्परेचर। सिस्मोनास्टी, शेक का शॉक है। इसी तरह से निक्टीनास्टी, स्लीप है, डे एंड नाइट के जैसे वेरिएशंस है। हेप्टोनास्टी
जो पहले हमने डिस्कस किया था उसके अंदर जो स्टिमुलस होगा वो टच होगा। तो हम पहली टाइप पे हम आते हैं नंबर वन टाइप दैट इज द फोटोनास्टी। फोटो लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे लाइट। जैसे आप देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डे टाइम सनलाइट लगने से ओपन होते हैं और रात के वक्त जैसे वो देन क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको डे लाइट लगने से क्लोज हो जाते हैं और रात को ओपन होते हैं। तो हमारे बुक के अंदर दो एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं कौन से प्लांट्स हैं जो डे लाइट लगने से ओपन होते हैं, कौन से प्लांट हैं जो डे लाइट या सनलाइट लगने से क्लोज होते हैं। उन दो कैटेगरीज की एग्जाम्पल याद करने जैसे फ्लावर्स ऑफ ऑक्सिलिस प्लांट होता है और पोर्ट्यूलिका, इनके फ्लावर ओपन इन डे होते हैं। और फ्लावर्स ऑफ निकोचियाना, हमारे बुक में जस्ट निकोचिया लिखा हुआ है, निकोचियाना क्लोज इन डे एंड ओपन एट नाइट। तो ऐसी जो मूवमेंट्स कहेंगे फोटोनास्टी कहेंगे। कल हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये एंट्रोपी क्या होती है या एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए बेटा, एंट्रोपी को हम नॉर्मली एक अलग तरह से डिफाइन करते हैं लेकिन एक्चुअल मकसद उसका कुछ और होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एंट्रोपी का मतलब या मकसद क्या होता है और फिर हम ये देखेंगे कि उस